तो संगीत की दुनिया को छोड़ करके आप आकाशवाणी में आ गई। मैं आकाशवाणी में प्रवेश का अपना कोई भी रास्ता बंद होते नहीं देखना चाहती थी। तो आकाशवाणी साहब को प्रेम हो गया था। भयानक। आकाशवाणी ऐसी जगह है जहाँ इशारों को समझना बहुत जरूरी है। मिशेल ओबामा को काफी यहाँ के जो पुरातात्विक महत्व की जगहें हैं वहाँ घूमने जाना था। तो CNN की एक पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि हमको कुछ पूछना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, डोंट क्रॉस दिस लाइन, इफ यू क्रॉस दिस लाइन वी विल किक यू आउट। वो जमाना देखा है जब ये तकनीक की सारी चीजें नहीं होती थी। मोबाइल फोन होता नहीं था, सेलुलर होता नहीं था, लैंडलाइन पर फोन आता था। जी, स्वर्णिम काल तो मैं आकाशवाणी का अभी भी मानूंगी। आप चाहे इसका विरोध करें, लेकिन मैं उस आकाशवाणी को नहीं, वो दौर तो फिर लौट रहा है। बोरी होती है ना, तो आप आधी बोरी जितने समझ लीजिए। एक प्रोग्राम के इतने पत्र आया करते थे, उसमें फूल रखे हुए आते थे। प्रेम पत्र तो नहीं आया कभी आपके नाम से? तो एक दिन एक हमारे दिव्यांग श्रोता थे, मतलब उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था। मैं पीछे खड़ी थी और वो आगे बैठे हुए थे, और उन्होंने हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे उनसे पूछा कि मुझे चंद्रिका जी से मिलना है, ऐसे करके कुछ पूछा। उन्होंने कहा वो अभी कार्यक्रम कर रही हैं। ये वार्तालाप मैंने नहीं सुना, ये मुझे बाद में बताया गया था। तो मैं एक फीचर बना रही थी। फीचर बनाते हुए मैं स्टूडियो से आई और मैंने कहा कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे, जो कवि हैं, जी हाँ, इतने बड़े कवि हैं, वो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते थे। मैं कुछ बोलती हुई आई कि वाजपेयी जी, वो ना घंटी की साउंड नहीं मिल रही है, कौन सी लगाऊं उसमें। देखिए, वो जो हमारे श्रोता थे, बिना पीछे देखे, मतलब बिना कुछ जाने, उन्होंने वाजपेयी जी की तरफ उन्मुख होकर एकदम से कहा कि ये चंद्रिका आई है। क्या बात है। आप सोचिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त कि कोई व्यक्ति आपको आवाज से इतना पहचान सकता है। हमने जो अपने बड़े न्यूज़ रीडर्स को देखा, वो लोग रियाज करते थे, मतलब बार बार शब्दों को देखेंगे, उच्चारण देखेंगे। सारा वक्त मैं देखती थी वो उच्चारण कोश देख रहे हैं और डिक्शनरी देख रहे हैं। जो नई जनरेशन है, मुझे इसमें इस चीज़ की कमी लगती है। उनको थोड़ा बताना पड़ता है। पढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जबकि उनके पास पढ़ने के लिए सब साधन मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। इसके पहले कि आज मैं हमारे स्टूडियो में मौजूद अपने खास मेहमान का परिचय कराऊं, एक संदेश आपके लिए। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। आप चौंक गए होंगे। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी खास मेहमान, आवाज की दुनिया की बहुत ही चर्चित नाम, आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ी हुई, लंबे समय तक समाचार वाचिका के तौर पे इन्होंने पूरे देश में नाम कमाया। चंद्रिका जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार, शुक्रिया, और देखने सुनने वालों को सभी को मेरा नमस्कार। अच्छा, ये हम अपने सवाल की शुरुआत करते हैं कि आवाज की दुनिया में आप कैसे आई, आकाशवाणी से कैसे जुड़ी? आकाशवाणी का वह दौर आपने जिया है जब सिर्फ और सिर्फ दूर दराज तक गांव गिराव में सिर्फ आकाशवाणी रेडियो ही सुना जाता था और समाचार के लिए लोग सिर्फ रेडियो पर आश्रित थे। उस ग्लैमर को आपने जिया है, तो आकाशवाणी में कैसे आना हुआ, और उसके पहले आप बताइए अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। आकाशवाणी से जुड़ाव तो जाने अनजाने बचपन में तब से हो गया था जब हम सोए हुए होते थे, मुझे याद है, और बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई की धुन कानों में पड़ती थी, या MS सुब्बलक्ष्मी के वेंकटेश सुप्रभात। ये मुझे बचपन के याद हैं ये चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में इस तरह की व्यवस्था थी कि रेडियो सुबह ही चल जाता था और 6 बजे के बुलेटिन सुना जाता था। और क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी, तो वो एक तरह से हमारे लिए घड़ी का काम करता था कि भाई 5:55 हो गए तो रेडियो लगाना है, उसके बाद 6 बजे के समाचार, फिर इंग्लिश के समाचार, फिर उसके बाद वंदना, आज का विचार, रामचरितमानस। तो ये एक पूरी कड़ी होती थी जिसको हमने अपने बचपन, मुझे याद नहीं है कब से, मतलब जब से की याद है तो तब से वही सुना। तो जाने अनजाने आकाशवाणी
मुझ में प्रवेश कर गई थी। ये किस सन की बात होगी लगभग? ये मैं आपको बता रही हूँ 70s के दौर की बात। 70s के दौर की हाँ, बात। 75-76। आपका जन्म दिल्ली का है, आप उत्तराखंड जी। से हैं। मूल रूप से उत्तराखंड से हूँ, पर कई पीढ़ियों से दिल्ली में ही है। जी जी। और मेरा जन्म यहीं का, शिक्षा यहीं की है। और जब थोड़ी बड़ी हुई और ये देखा कि ये सभी लोग, जब हम स्कूल के लिए जाते थे, जब छोटे बच्चे थे तो स्कूल के लिए जाते थे, तो पूरी सड़क में, करौल बाग की मैं रहने वाली हूँ, तो पूरी सड़क में एक जगह परचून की दुकान पर रेडियो चल रहा है, एक जगह हलवाई की दुकान पर रेडियो चल रहा है। तो जो गाना हमारे घर से शुरू होता था वो एंड तक वही सुनते हुए जाते थे। तो उसका तारतम्य टूटता नहीं था, क्रम तो टूटता ही नहीं था, वो गीत पूरा हो जाता था सड़क के आखिर तक जाने तक। और स्कूल भी नजदीकी था, एक ही सड़क थी, तो जो ले जाती थी मुझको मेरी स्कूल तक, हाँ। तो वो भी आनंद लेते हुए जाती थी हमारे साथ। और हम 2-3 बच्चे होते थे, तो आकाशवाणी अनजाने में मतलब चलती ही गई हमारे साथ साथ। कहीं दिमाग में संगीत के माध्यम से, तो बचपन में, क्योंकि सुरीले आपने संगीत विशारद किया, आपका एजुकेशन संगीत विशारद, आपने डिग्री ली है जी। और आप इधर आ गई, तो संगीत की दुनिया को छोड़ करके आप आकाशवाणी में आ गई। वो इसलिए क्योंकि देखिए, मैं आकाशवाणी में प्रवेश का अपना कोई भी रास्ता बंद होते नहीं देखना चाहती थी। मुझे किसी ना किसी माध्यम से आकाशवाणी तक पहुंचना मतलब था। आकाशवाणी साहब को प्रेम हो गया था भयानक। उसके बिना ऐसा लगता था कि जीवन नहीं है, और वाकई ये मैंने महसूस किया कि नहीं था उसके बिना जीवन। तो जो जहाँ संगीत से आकाशवाणी में जुड़ाव हुआ, वहीं साथ में जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, 10th 12th तक पहुंचे, तो ये समझ में आने लगा कि जैसे हमारे घर में ये था कि भाई समाचार जरूर सुनने हैं। समाचार के साथ जो समाचारों के प्रोग्राम होते हैं रात को, प्रादेशिक समाचार के बाद से शुरू होकर स्पॉटलाइट, सामयिकी, और फिर होते होते वो हवा महल तक जाता था। तो ये लगा कि ये समाचार कौन लोग बोलते हैं, ये समाचार कैसे बनते हैं, ये तो यहाँ बैठे हुए बोल रहे हैं, तो समाचार कैसे इकट्ठा हुए, कैसे इन्होंने दूसरे देश की भी बात हमको बताई। जिज्ञासा थी बहुत ज्यादा। और मैं ये सोचती थी, ये सबसे बड़ी बात, मैं ये सोचती थी ये हमको अभी समाचार सुना रहे, तो ये आए कब होंगे। और वो मुझे तब पता लगा जब मैंने समाचारों की दुनिया में प्रवेश करके जब न्यूज रूम में आई, तो पता लगा कि ये कब आते भाई, ये तो पूरी रात बर्बाद हो जाती। ये अवसर कब मिला आकाशवाणी से में आपका सपना जो साकार हुआ आकाशवाणी से जुड़ने का, यह कौन सा वक्त था? ये था 1989 में मैंने प्रवेश किया आकाशवाणी में एज अ अनाउंसर, हिंदी उद्घोषिका के रूप में। लेकिन मैंने परमानेंट जॉब में ही एंट्री ली। उससे पहले कॉलेज से एक प्रोग्राम होता था युवाणी में महफिल, 2 बार वो कार्यक्रम दिया। और उसी दौरान हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी शोभा मित्तल जी, उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम, पंचायती राज व्यवस्था का दौर था वो, तो मतलब उस पर फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम 10 टॉक्स इस पर लिख सकती हो, ये टॉपिक है। और मैंने उस पर इतना रिसर्च किया, सब देखा भाला, और वो टॉक्स लिखी भी और पढ़ी भी। तो मुझ में एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये होने लगा कि जिसको मैं चाहती हूँ वो भी मुझे चाह रहा है। यानी आकाशवाणी को जितना मैंने चाहा, उतना ही उसने भी मेरे को चाहा कि ये दे। और वो टॉक्स मेरी बहुत सराही गई उस वक्त। उसके बाद जैसे ही एमए किया, एमए करना था, और पोस्ट निकली और सिलेक्शन हुआ। ये घटनाक्रम इतनी तेजी से चला, और जैसे ही अनाउंसर का सिलेक्शन हुआ, न्यूज रीडर की पोस्ट निकल गई। मानो कोई मेरे लिए रच रहा था ये सारी चीजें, षड्यंत्र कर रहा था। हाँ। काश ऐसे षड्यंत्र होते ही रहे। कि एकदम से ऐसा घटनाक्रम हुआ कि ये क्वालिफाई किया, इसमें चले गए, वो क्वालिफाई किया, उसमें चले गए, और सब में सेलेक्ट होती चली गई। देखिए, वो पाउलो कोएलो बहुत बड़े लेखक हैं ब्राजील के, और उनकी एक किताब है अल्केमिस्ट, जो दुनिया भर में बड़ी चर्चित हुई है, और मतलब
सबसे अधिक बिकने वाली किताब में शुमार है वो, और उसका हिंदी वर्जन भी है। और उस किताब में उन्होंने मैंने पढ़ा है उस किताब को 2-3 बार पढ़ा है मैंने। उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि जब किसी चीज को पाने के लिए आप गहराई से प्रयास करते हो या अत्यधिक प्रेम करते हो, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। प्रकृति उसको आपको दिलाने के लिए एक षड्यंत्र करती है। तो मुझे लगता है कि पाउलो कोएल्हो की ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है आप पर, क्योंकि आप आकाशवाणी आपके एकदम जेहन में घुस चुका था और बराबर आकाशवाणी से बुलावा आ रहा था किसी न किसी माध्यम से। और देखिए, प्रयास मेरी तरफ से इतना भयंकर था कि मैंने हिंदी ऑनर्स किया पहले, उसके बाद हिंदी साहित्य में एमए किया, उसके बाद संगीत, उसके बाद जर्नलिज्म, पत्रकारिता। मैंने कोई विधा छोड़ा नहीं आपने, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी कि बस ये करने की नौबत है कि साहब नहीं आपने ये नहीं किया है तो आप आकाशवाणी में नहीं आ सकते। तो आपने सारी चीजों को प्राप्त किया बिल्कुल एजुकेशन के माध्यम से। जी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा मैंने गंधर्व महाविद्यालय से। तो ये जर्नी थी आकाशवाणी तक पहुंचने। तो आपने आकाशवाणी को ज्वाइन किया एज अनाउंसर। उसके बाद 1993 में मैंने ज्वाइन किया समाचार वाचक के रूप में। वह घटना जब आप न्यूज रूम में घुसी समाचार पढ़ने के लिए, तो क्या आपकी धड़कन बढ़ी हुई थी? पता नहीं क्यों, ऐसे तो धड़कन नहीं बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे यही तो आना था, यही था ना जिसके लिए मैं इतना प्रयास कर रही थी। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उद्घोषिका थी तो हमारा जो समाचार का विंग है वो थोड़ा सा अलग है प्रोग्राम साइड से। तो लोग कहते थे कि आ जाओ देख लो, मैं कहती थी नहीं, जिस दिन परमानेंट न्यूज रीडर बन के आऊंगी उसी दिन इस कमरे के अंदर पैर रखूंगी। और हाँ, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि धड़कनें इस हिसाब से बढ़ी कि जिन लोगों को हमने बचपन से सुना था, जब उन लोगों को सामने देखा कि अरे ये वही लोग हैं जिनको मैं सुन रही थी, तो वो तो उसका बताना तो मैं कोई शब्द ही नहीं मिल सकता कि उतने प्रेमी जनों को कि जिनको मैं सुबह शाम सुनती थी वो कौन आदर्श थे आपके समाचार? आदर्श तो इंदु वाही जी का मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता था। अशोक वाजपेयी जी थे, उनकी बड़ी मिठास थी आवाज में और गहराई थी। मनोज कुमार मिश्र से भी मैं बहुत ज्यादा प्रेरित रही। तो फिर आप समाचार वाचन के टेबल पर बैठी, आपके साथ आप किसकी को वाचक थी? अरे मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। बिल्कुल नई मैं गई थी न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो उस ज़माने में क्या होता था, समाचार प्रभात में जो जूनियर न्यूज़ रीडर होता था वो सीनियर का इंट्रोडक्शन कराता था कि पहले पढ़ के मुख्य समाचार कि अब समाचार विस्तार से इंदु वाही से। कहना सिर्फ इतना सा था। जी। लेकिन मेरे मुंह से इंदु वाही जी के अलावा तो कुछ निकल ही नहीं सकता था। अब मैंने ठीक बुलेटिन शुरू होने से 15-20 सेकंड पहले उनसे कहा कि मुझसे ये नहीं बोला जाएगा, और मेरे हाथ ठंडे, उन्होंने मेरे हाथ ऐसे पकड़े, बोली कि आज तुम जहां पर हो और आज मैं जहां पर हूँ ये सिर्फ वक्त का फेर है, एक दिन तुम मेरी जगह पर होगी और बोलो इसको ऐसे ही बोलते हैं। और फिर मैंने वो अनाउंसमेंट की। तो वो बड़ी घबराहट के क्षण थे, लेकिन बहुत अच्छे। अच्छा, समाचार वाचन के दौरान कोई ऐसा समाचार जिससे आप हिल गई हों या आपकी आंखें नम हो गई हों, असहज हो गई हों आप? 1997 की बात है शायद। हरियाणा में डबवाली एक कांड हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चे कहीं प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए थे और अचानक वहाँ अग्निकांड हो गया। तो वो समाचार जब मैं पढ़ने लगी तो वाकई उस वक्त मेरी आंखें भी नम हो गई थी और शायद गला भी थोड़ा सा रूंधा, क्योंकि मुझे जब मैं न्यूज़ रूम में वापस आई तब लोगों ने, मेरे सब बड़े ही थे मुझसे, तो उन सब लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होता है, समाचारों में भावनाएं अपनी जगह होती हैं और आपको थोड़ा तटस्थ रह के पढ़ना पड़ता है। यही तो समाचार वाचक को अन्य लोगों से अलग करता है, क्योंकि मैं बहुत हिल गई थी उससे। और दूसरा, ये तो थी आंख नम होने वाली बात, लेकिन जो हाथ कांप गए थे वो था जब 2001 की बात है शायद, नेपाल में शाही हत्याकांड हुआ था। महेंद्र शाही, राजा महेंद्र शाह। जी, मुझे सुबह 8 बजे का बुलेटिन पढ़ना था और न्यूज़ उसी वक्त आई
और मुझे लगा क्योंकि कहीं आत्मीयता इसलिए महसूस हो रही थी, उससे कुछ दिन पहले हम लोग घूमने के लिए गए थे, काठमांडू गए थे, तो वहाँ सब चीजें विस्तार से सुनी देखी, और आते ही जब ये सुना तो पूरा परिवार उसमें जी, बहुत ही दुखद था वो। हो गया था। और वो भी ऐसे दुखद समाचार कभी कभी बहुत अंतर्मन को झकझोर देते हैं। तो बाकी काफी घटनाएं ऐसी रही जिसमें एकदम से लगा ये क्या हो गया। जैसे अमेरिका में आतंक का एक हमने सबने देखा वो घटना जो हुई ट्विन टावर वाली। तो उस वक्त में कोई यूपी में कोई, उत्तर प्रदेश में कोई थे मंत्री, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनको इंटरव्यू कर रही थी। और मेरे जो संपादक महोदय थे वो तुरंत आए और उन्होंने कहा कि तुमको लाइव एयर पे जाना है, अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला हो गया। तो 2 मिनट सोचने पे लगा कि कैसा हमला, क्या हमला। तो फिर उन्होंने मुझे CNN की फुटेज वगैरह वो सारी दिखाई, लाइव चल रहा था, और उन्होंने कहा कि ये जाओ आतंकवाद पर कार्यक्रम करना। तो बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे बिल्कुल एकदम से कि आतंक का जो हम जिसको बरसों से आतंकवाद को सह रहे हैं, आज पश्चिम के देश भी उसी आतंकवाद से रूबरू हो रहे हैं, तो ये घटना झकझोर देने वाली है। तो इस तरह से क्या है कि ये भी मतलब ये कुछ होते हैं जो टेस्ट करते हैं, आपका परीक्षण करते हैं। और कुछ घटना, कोई ऐसी घटना जब आप इंटरव्यू कर रही हो किसी सेलिब्रिटी का या किसी VIP का, और कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके जहन में हो, थोड़ा अलग हट करके? हाँ, अच्छी घटनाएं हैं पर वो हाँ। एक बार तो हम एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और आप मान लीजिए कि हम UPA गवर्नमेंट रही होगी। UPA गवर्नमेंट किस सन की बात है ये तो 2015-16 के आसपास की बात। ओके 16 के आसपास की जी बात। जी जी जी। तो हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो करने के लिए जाना था, तो सुबह से लाइनअप होता है कि ये इतने बजे ये चैनल आएगा, इतने बजे ये चैनल आएगा। तो हमारा आकाशवाणी का नाम पहले ही था उसमें। तो हमने इंटरव्यू के लिए कहा, तो अब कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई, तो डिले हो गया। उसके बाद हम शुरू करने लगे, माइक वाइक लगा के बैठे, तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से फोन आ गया मंत्री जी को कि मीटिंग है, आप आइए। वो वहाँ चले गए। अब फिर हम बैठे हुए, वो रात को 10-11 बजे के करीब आए, और हम लोग इस बीच ऑफिस जाके और थोड़ा खाना पानी करके उसके बाद फिर वापस आ गए। और जब उन्होंने हमें देखा रात को 11:15 के करीब, बोले अरे आप तब से बैठे हैं? तो हमने कहा कि नहीं, हम सर जाके खाना वाना खाए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप मेरे साथ, बोले खाना मैंने भी नहीं किया खाया अभी, लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया मिठाई खिलाता हूँ। ये उनका कुछ दिन पहले जन्मदिन था शायद, तो किसी ने कहीं से उनके गृहनगर से मिठाई आई थी, तो वो खिलाई, तो बड़ा ही अच्छा लगा उनके साथ बात करके। और एक बार हम इंटरव्यू कर रहे थे किन्हीं मंत्री जी का, तो मैं नाम जानती हूँ, बताऊंगी नहीं, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गए थे। वो गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि देखिए, जब हम इंटरव्यू करते हैं जैसे, तो हमारी कुछ साइन लैंग्वेजेस होती हैं कि भाई अब टाइम खत्म हो रहा है, तो हमारे साथ जो हमारे सहयोगी होते हैं प्रोडक्शन वाले, वो लोग बताते हैं कि इशारा करते हैं। तो इशारों में काफी सारी बातें चलती है, तो वो बीच में एकदम भड़क गए कि ये इशारे। आकाशवाणी की एक अलग है, उसका एक टोन होता है, एक अलग इशारा होता है, इशारा होता है। तो फिर हमने उनको, तो उन्होंने आपके कैमरा पर्सन ने हाँ, जो क्या इशारा किया? उसने रिकॉर्डिंग पर्सन ने, जैसे होता ना कि 4 मिनट पहले, मतलब अब आपके पास टाइम नहीं है, हाँ, मतलब सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं, इसी में कंक्लूड करना है, वाइंड अप कर लीजिए, वाइंड अप कर लीजिए। तो वो ऐसे करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद 2 मिनट, और फिर जब लास्ट होता है कि अब ये 30 सेकंड में आपको सिर्फ क्लोजिंग करनी है, तो वो उससे गुस्सा हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार तो मैंने उनसे समझाया, अच्छा जो वो जब 4 मिनट बचा होगा, तो आपका जो रिकॉर्डिंग पर्सन है वो ऐसे करके और फिर ऐसे किया होगा। हाँ, वो असल में क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन सर्विस के बहुत ही जूनियर अधिकारी थे, अभी उन्होंने जस्ट ज्वाइन ही किया था। वो बेचारे इतने नर्वस हो गए, तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनको भी, मंत्री जी को भी नहीं ध्यान रहा, और आप तो नए, मैंने कहा अभी अनुभव बटोरते रहिए। चंद्रिका जी, हमने भी आकाशवाणी में कैजुअल में कई जगह, गोरखपुर, आकाशवाणी गोरखपुर में मैंने काम किया, हाँ, और रिकॉर्डिंग की, तो स्टूडियो में भी वहां से इशारा होता है जी,
आप जब किसी की कंपेयरिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल, परिचर्चा कर रहे होते हैं, तो उधर से शीशे के उस पार से इशारा होता है कि अब भाई अब वाइंड करो अब। हाँ, तो आकाशवाणी ऐसी जगह है जहाँ इशारों को समझना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है क्योंकि वहां तो दृश्य है नहीं, है। दृश्य सिर्फ नहीं। शब्द है। हाँ, तो इसलिए बहुत तरह के इशारे होते हैं, कहाँ काटना है, कहाँ जंप करना है, कहाँ वाइंड अप करना है, रुक जाओ। एक गोरखपुर की बात मैं बताऊं कि वहां तो दूरदर्शन बाद में आया और आकाशवाणी ही था। आकाशवाणी के लोग ही फिर दूरदर्शन में ट्रांसफर हुए वहां जी पे। जी बिल्कुल। तो आकाशवाणी में होता भाई इसको बजा दो, हाँ बजाना बोलते हैं हर चीज को। वो समाचार अगर कोई कैसेट है, कोई चीज, कोई परिचर्चा, तो कहते हैं इसको बजा दो। बिल्कुल। तो वही लोग जब दूरदर्शन में गए तो दिखाने को भी बजाना बोलने लगे जो है। अच्छा। इसको बजा दो क्योंकि आदत वही थी। आदत वही थी। और भी कोई किस्सा जब किसी सेलिब्रिटी का आपने इंटरव्यू किया हो या उनके कार्यक्रम को कवर करने गई हो? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं किस्से जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे यहाँ पे, जी जी बराक ओबामा आए थे। हाँ, तो वो भी उनकी मैंने सुना है कि वो किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को काफी यहाँ के जो पुरातात्विक महत्व की जगहें हैं वहाँ घूमने जाना था। तो हमको आकाशवाणी की तरफ से मुझे वहाँ भेजा गया कि आप वहाँ कवर कीजिए जाके। तो मैंने कहा ठीक है। तो कितने लोग थे, गिने चुने 10 थे, जिसमें से इंडिया में से सिर्फ डीडी था हमारा, ANI था, एक जना फिल्म्स डिवीजन का था शायद, और बाकी फॉक्स न्यूज़, BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, ये सब लोग थे। 10-11 ही लोग थे सिर्फ। तो वो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ हम लोग भी पहुँच रहे थे अपनी गाड़ी से और कवर कर रहे थे। तो जो और बहुत अच्छा लगा, मैं बताऊँ आपको, उस दिन व्हाइट हाउस प्रेस का वो आई कार्ड पहन के बहुत ही थोड़ी देर के लिए आप भी सेलिब्रिटी फील कर रही होंगी। इतना तो नहीं कर रहे थे क्योंकि पता था ये सिर्फ एक ही दिन के लिए तो लेकिन ऑल इंडिया रेडियो को रिप्रेजेंट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो जो उनके साथ सिक्योरिटी वाले लोग थे, तो उन्होंने हमको एक जगह पे एक ईंटों की एक लाइन सी बन रही थी, वो दिखाई और कहा कि ये लाइन आपको दिख रही है? तो सबने देखा हाँ उसके बाद वो बोले कि मतलब मिसेज ओबामा की सिक्योरिटी वाले, हाँ, वो उन्होंने एक ईंटे की लाइन दिखाई, एक लाइन दिखाई, क्योंकि वहां पर ना वो कौन सा मादोल क्या संगीत, बाउल संगीत होता बाउल है, संगीत, हाँ। तो वो लेके बैठे हुए थे अपना सारा वो तामझाम संगीत का, तो उनको आना था और उनको देखना था लाइव, और हम लोग पीछे खड़े थे। तब उन्होंने ईंटों की लाइन दिखाई कि इससे आगे आप लोग क्रॉस नहीं करेंगे। तो CNN की एक पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि हमको कुछ पूछना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डोंट क्रॉस दिस लाइन, इफ यू क्रॉस दिस लाइन वी विल किक यू आउट। किक यू आउट है तो वो मेरे लिए इतना हथप्रभ करने वाली चीज थी। बताइए, सुरक्षा कर्मी ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? वो तो, अमेरिका का, US का सुरक्षा कर्मी था, वो बोला जी जी, और कोई बवाल नहीं हुआ। 6 फीट से भी ऊंची हाइट के होते हैं। जी जी। तो ये अगर यहाँ इंडिया में यहाँ के सुरक्षा कर्मी अगर मीडिया को बोल दें तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, और दिन भर वही चलेगा कि साहब मीडिया के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन पीटने की बात कर रहा है। बताइए। हालांकि मैं पर्सनल, अगर व्यक्तिगत मेरी निजी राय पूछे तो अनुशासन तो सबके लिए है। हाँ, लेकिन वो जो उसने सेंटेंस यूज किया ना, वी विल किक आउट, अब भाई तो ये तो बहुत ही मेरे को लगा कि ये क्या मतलब पिटाई करेगा और मीडिया के लोग खामोश रहे। हाँ, साइलेंट ऐसे तो नहीं, सुगबुगाहट थी कि ये क्या ऐसा करके, पर किसी ने कोई ऐसा विरोध नहीं। दिक्कत ये भी है ना चंद्रिका जी कि कोई खराब बात भी अगर अंग्रेजी में बोल दो तो लोग उतना बुरा नहीं मानते, उसको अगर हिंदी में बोला जाए तो लोगों को बुरा लग जाता है। उसने इंग्लिश में बोला ना, वी विल किक यू, अगर वो बोलता कि पिटाई करेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा कष्ट होता। तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आप एक सेलिब्रिटी हैं देश में? इतना ज्यादा तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ कहीं कहीं ऐसा लगा
कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छी जगह भेजा जहाँ मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ। जैसे रेल बजट के बाद तुरंत रेल मंत्री से इंटरव्यू करना और उसमें हमारे आकाशवाणी का बैनर सबसे पहले लगना, बाकी बड़े बड़े चैनल्स भी हमारे बाद थे। और जैसे बजट भाषण होता है उसके तुरंत बाद या रात को हम लोग प्रोग्राम करते थे। बाद में तो हमारा लाइव चलता था और बहुत देर तक चलता था, जिसमें कि आपके साथ सारे सेक्रेटरीज बैठे हैं जिनसे हम वैसे जाकर शायद बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता था कि ये ऊपर वाले ने बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी की है। एक बार मैं नहीं भूल सकती, हमारे साथ बजट भाषण के बाद सेम स्टूडियो में 8 सेक्रेटरीज बैठे हैं और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी बैठे हुए। तो वो क्षण ऐसा था, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे वहां तक पहुंचाया है। तो ये कोई गणतंत्र दिवस परेड का भी आप लोगों ने, गणतंत्र दिवस परेड के लिए जब राजपथ पर जाते हैं तो भी यही एहसास होता था कि देखिए एक विशिष्टता का बोध होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है। या राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह जब होते हैं और हम कमेंट्री कर रहे होते हैं, उससे भी ये एहसास होता है। तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं और इतने गणमान्य अतिथियों के राष्ट्रपति भवन में अलंकरण समारोह में जी, आपकी जी। उपस्थिति आपको गर्व जी। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे कि इतनी काबिलियत तो नहीं, बहुत सारे लोगों में ऐसी नहीं, काबिलियत, आपका ये बड़प्पन है, आप ऐसा सोचती हैं। बहुत सारे लोग हैं काबिलियत लिए हुए, लेकिन हमें वहां तक किस्मत भी मौका जरूरी मिला, है। ये इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसा कोई वाकया कि आपकी आवाज से आपको पहचाना गया हो? जी ऐसा भी है, और ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला है, ये मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ से जापान में थी, काम कर रही थी रेडियो जापान के लिए। तो मतलब कुछ दिनों के लिए आप यहाँ से गई थी आकाशवाणी? जी, मैं 3 साल दिल्ली के छोड़ करके। जी और आप 3 साल के लिए वहां पे जापान जी, रेडियो में हमारा गई थी आप। दोनों रेडियो के बीच में सरकारी स्तर पर एक अनुबंध है रेसिप्रोकल जी, कि वो लोग आते हैं और वो ही सिलेक्शन करके और वही लोग लेके जाते, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब भगवान ने दिया मेरे को कुछ। तो मैं वहाँ थी, तो उन दिनों में, उस जमाने में 2006 की बात बता रही हूँ, वहाँ पर कोई जापानी महिला जो हिंदी जानती हैं, भरतनाट्यम डांसर भी हैं, वो यहाँ से कुछ साड़ियाँ लेके आई थी। तो नहीं, हाँ, वो साड़ियाँ लेके आई थी और हम एक दुकान में गए, किसी ने कहा कि उस दुकान में वो साड़ियाँ हैं, तो हमने कहा चलो देख के आते हैं, दिवाली का मौका भी था, खरीदनी तो शायद नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो देख के आते हैं, इंडिया से सामान आया तो जब मैं वहाँ गई तो मैं ऐसे देख रही थी, हाँ ये बहुत अच्छी है, अपनी सहेलियों के साथ, ये बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है। तो वो महिला उठ के आई और एकदम मुझसे कहने लगी, आप चंद्रिका जोशी तो नहीं है? तो मैंने कहा बिल्कुल हूँ। तो मैंने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना? तो कहती है कि मैं हिंदी सीखती हूँ और भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी में कोर्स किया। उस दौरान मैं रेडियो सुनती थी और मैं सही उच्चारण और भाषा के उतार चढ़ाव के लिए न्यूज़ सुनती थी आकाशवाणी की, और उसमें मैंने आपको सुना, तो मेरे कान में एकदम से ऐसा लगा कि आप हैं। तो ये आप सोचिए ना, लगता आप किसी यात्रा में हो और लोगों को पता चला हो कि आप चंद्रिका जोशी हैं, तो लोगों ने पूछा होगा या बच्चों ने भी कुछ ऐसी घटनाएं? यात्रा में तो मैं बहुत अपने आप को, मैं बहुत थोड़ी सी अंतर्मुखी हूँ इस मामले में, और शायद इसीलिए मैंने रेडियो को पसंद भी किया कि दिखाई ना दूं और सुनाई दूं। जी जी। मैं एक बार नासिक में थी, तो मुझे अगले दिन यहाँ पहुँचना था हर हालत में। तो मैं जो स्टेशन मास्टर थे उनके पास गई, मेरा वेटिंग में शायद 1 नंबर था, तो कंफर्म करने के लिए गई थी कि ये हुआ या नहीं, मैं चढ़ सकती हूँ ट्रेन में या नहीं। तो जब मैं उनके पास पहुँची, उन्होंने देखा वो टिकट मेरा, और उसके बाद कुछ पूछने की दृष्टि से ऐसे मैं इधर देखा, बोले आप रेडियो में काम तो नहीं करते हैं? मैंने कहा जी। आप वही है जो रात को प्रोग्राम करती थी, वो फिल्म संगीत वाला? मैंने कहा जी पहले करती थी। ये उन दिनों की बात है जब नई नई मैं समाचार वाचन में, हाँ। और तब मैं चंद्रिका पंत नाम से करती थी, शादी से पहले। जी। तो तब फिर वो जब मैंने उनको बताया, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मुझसे उम्र में भी बड़े थे और वो
अच्छी पोस्ट पर है, स्टेशन मास्टर है, वो गाड़ी के डब्बे तक मुझे छोड़ने के लिए आए। और मैंने मतलब इतना अच्छा लगा अंदर से कि देखो ये मेरी सिर्फ उस आकाशवाणी की वजह से मेरी कद्र हो रही है। जी जी भाई मुख्य तो वो आकाशवाणी की वजह से आपकी रिच है, लेकिन काम आप कर रही हैं और आपकी आवाज और आपका बोलने का जो तरीका है वो लोगों तक पहुंच रहा है और अच्छा लग रहा है आपका किया हुआ काम। देखिए, समाचार वाचक या समाचार वाचिका तो बहुत लोग रहे हैं और अभी भी नए नए लड़के आ रहे हैं, लेकिन उस मुकाम तक कम लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। जी, वो आपकी काबिलियत है। कुछ ऐसे किस्से जो आकाशवाणी के अंदर के हों, स्टूडियो के अंदर के हों, आपने इतना लंबा समय गुजारा है जहां पर आप मिस करती हों उन चीजों को अपने सहकर्मियों के साथ, कुछ ऐसे पल? सहकर्मियों के साथ तो शुरू से बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे लोग मुझे आकाशवाणी में मिले और पता नहीं घर जैसा ही महसूस होता था, ऐसा लगता ही नहीं था कभी नौकरी करने जा रहे हैं। मतलब ये वाली फीलिंग मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आई कि मैं नौकरी करने जा रही हूँ। मुझे लगता था मैं अपना जो मेरा पैशन था मैं उसको जी रही हूँ। इसीलिए आप अच्छा कर पाई क्योंकि वो आपका पैशन था। हाँ, हाँ। और बाकी सहयोगी सहकर्मी सभी बहुत अच्छे लोग मिले और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जैसे अब वो थोड़ी कम होती जा रही है। मैंने देखा शुरू में ये होता था कि हम भाषा के लिए एक शब्द पर हम लोग अड़ जाते थे। हम तो क्या अड़ते थे, हमारे बड़े वाले लोग हमें डांटते थे कि भाई ये नहीं, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे शुद्धता पर जोर बहुत होता था। बहुत जोर होता था, तो हम लोग उनसे सीखते थे बहुत। और सबसे अच्छी बात ये होती थी कि वो जब हमको डांट देते थे, डांटने के बाद फिर वो हमको नाश्ता भी कराते थे। तो भाई रोज डांटो रोज नाश्ता कराओ। ये बहुत अरसे तक चलता रहा और फिर वो परंपरा हम लोगों ने कायम की क्योंकि हमने वो परंपरा देखी थी अपने बड़ों से और फिर वो कायम की कि भाई जो आया है उसको सीखने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। तो वो परंपरा मैं आकाशवाणी रेडियो से मैं समाचार सुनता हूँ मेरे कार में। जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो उस पर आकाशवाणी ट्यून रहता है, तो कई बार मैंने आपका भी समाचार सुना है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये बात मेरे जहन में आती है कि जब कोई समाचार वाचक कोई गलती करता है और बोलता है कि क्षमा कीजिएगा, तो क्या ऐसा कोई उस पर पनिशमेंट भी होता है? नहीं, देखिए ह्यूमन एरर तो हम इतना समझते हैं कि हो जाता है। कभी कभी कोई समाचार बहुत जल्दी में उसी वक्त आता है और कई बार तो आप यकीन नहीं मानेंगे आधा ही सेंटेंस लिखा होता है और वो इंग्लिश भी साथ में रख देते हैं, तो आधा इधर से पढ़ना, आधा इंग्लिश को ट्रांसलेट करना। तो हालांकि ऐसा नहीं, कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो कि ट्रांसक्रिप्ट में ही कोई गलती रही हो? होता है और आपको डांट पड़ी हो? हाँ, ऐसा एक बार का तो मुझे याद है। अक्सर तो मतलब ऐसा नहीं हुआ, बहुत गलतियां बचा के हम लोग चलते थे। लेकिन हाँ, एक बार हुआ था कि कोई कार्यक्रम था, उसमें गृह मंत्री ने आना था। तो गृह मंत्री बोला, मैंने बहुत पुरानी बात है ये, तो गृह मंत्री ने उद्घाटन किया और बाकी सारी बातें हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में था रक्षा मंत्री इस अवसर पर वहां उपस्थित थे, इस तरह से कुछ था। मुझे लगा जिस कार्यक्रम में गृह मंत्री है शायद उसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री है, तो पढ़ दिया। लेकिन वो गलत, जिसने टाइप किया था उसने गलत कर दिया था। वहां रक्षा मंत्री नहीं थे, गृह मंत्री ने ही अगली बात भी कही थी। तो फिर उसके लिए थोड़ी डांट पड़ी। तो जब मैंने उसको देखा, मैंने बताया कि ये तो स्टूडियो में आया था और आप देखिए कि स्टूडियो में जो चीज़ मिलती है न्यूज़ रीडर के हाथ में, उसमें उसकी गलती नहीं होती है, कि ऑलरेडी चेक होके आना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं मालूम भाई कितना भी अपडेट रहे, लेकिन किसी प्रोग्राम के बारे में हो सकता है इतनी जानकारी ना रही हो या छूट गई हो। तो पहले तो डांट पड़ी और फिर उसके बाद जब मैंने पॉइंट आउट कराया कि ये ऐसा नहीं ऐसे था, तो इसमें मेरी गलती कहाँ है। तो फिर जो संपादक थे, जो बाकी लोग थे, सबको मेमो मिला। इस तरह से होता है, उसमें अपना पक्ष रखना पड़ता। अच्छा, समाचार पढ़ने के पहले क्या कोई खास तैयारी करती थी? समाचार पढ़ने से पहले देखिए थोड़ी चाय पी लेते हैं और बस, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ मतलब उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि आप सिर्फ यही देखते हैं कि ट्रांसलेशन वाला जो
पॉइंट है वहां कहीं गलती ना छूट जाए, किसी का नाम गलत ना हो जाए, क्योंकि आकाशवाणी अपने पुष्ट समाचारों के लिए ही जाना जाता है कि जो भी हम कह रहे हैं हम देर से कहेंगे, हम जल्दी चाहे ना बताएं, लेकिन जो कहेंगे वो सही कहेंगे। तो देख जांच परख के, मतलब आप देखिए ना, हमने वो ज़माना देखा है जब ये तकनीक की सारी चीज़ें नहीं होती थी। हमारे संवाददाता जब हमें कॉल करते थे स्टोरी देने के लिए, तो हम उसको रखवा के हम यहाँ से कॉल करते थे। अच्छा, ताकि ताकि उसका पुष्टि हो जाए। अपना पुष्टि हो जाए। जी हाँ, कि वही बोल रहा है। हाँ, वही जैसे बोल रहा है। चेन्नई संवाददाता है मान लीजिए, जी। तो वो हमें कॉल करेंगे, स्टोरी है। हाँ, तब तो मोबाइल फोन होता नहीं था, सेलुलर कुछ होता भी नहीं नहीं था, होता। लैंडलाइन पर फोन आता था। जी, तो हम कहते थे अच्छा फोन रखिए, हम कर रहे हैं, फिर हम उनको ताकि फोन- गलत खबर ना चली जाए, कोई फीड न कर दे, क्योंकि वो तो आ नहीं यार, वो तो लाइव जा रहा है वो। बिल्कुल। तो इस तरह के पहले कम उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से काम किया। अब तो खैर तकनीक का बहुत अच्छा रोल है, तुरंत खबर मिल जाती है, तुरंत पुष्टि भी हो जाती है। गले को ठीक रखने के लिए क्या प्रयास करती थी आप? गले को ठीक रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे अदरक है, शहद है, जब खराब हो जाए गला तब, और जुकाम हो जाए तो आप गोलगप्पे का पानी पी लीजिए, तुरंत ठीक हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, सौंठ वाला पानी पी लीजिए, क्या बात। मस्त एकदम। हमारे तो एक मित्र हैं गोरखपुर में, वो बहुत ही सीनियर समाचार वाचक थे, नवनीत मिश्र जी। अच्छा। आकाशवाणी गोरखपुर में सुबह का समाचार पढ़ते थे, और मेरे बड़े भाई जैसे मित्र हैं, और बड़े हमारे उनके बीच एक आत्मीयता है। तो वो तो समाचार पढ़ने से पहले बोलते थे मुझे, मैं तो देखता नहीं था कि समाचार पढ़ने के पहले क्या करते हैं। मैंने एक दिन कहा कि नवनीत जी, आपकी आवाज में बड़ी घरघराहट, शानदार लगता है, जैसे कि मतलब आप चाँप के बोल रहे हैं आप। बोलते यार इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। हमने क्या करना पड़ता है? बोले कि पहले सुट्टा मारना पड़ता है। तो पहले वो एक सिगरेट लगाते थे, कई बार 2 सिगरेट लगाते थे। हाँ, सबका अलग अलग, कुछ लोग गर्म पानी पीते हैं। जी 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 जी। और हम लोग जैसे अदरक वाली चाय पी ली, तो जो कैंटीन में जो भैया होते हैं उनको मालूम होता है आज ये मैडम पढ़ रही हैं तो इनको ऐसी वाली चाय चाहिए बुलेटिन से पहले, तो वो ही चाय बना के भेजेंगे, हट जाओ सब लोग हट जाओ। आकाशवाणी का जब एक स्वर्णिम काल था, पत्र बहुत आते थे, तो आपको लेकर भी कुछ पत्र आए रहे होंगे? बहुत। स्वर्णिम काल तो मैं आकाशवाणी का अभी भी मानूंगी। आप चाहे इसका विरोध करें, लेकिन मैं उस आकाशवाणी को नहीं, वो दौर तो फिर लौट रहा है। हाँ, तो आकाशवाणी हमेशा से लोकप्रिय रहा है। लेकिन हाँ, पत्र की आपने बात कही, तो जब मैं अनाउंसर थी उस जमाने में, रात में एक प्रोग्राम किया करती थी मैं, रात 12:10 से लेके और 2 बजे तक होता था वो, और वो उससे ज़्यादा तक सुनते थे जो यूनिवर्सिटी के लड़के रात को पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करने वाले लोग सुना करते थे, और उनके बहुत पत्र आते थे। मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे पूरा बोरी होती है ना, तो आप आधी बोरी जितने समझ लीजिए, एक प्रोग्राम के इतने पत्र आया करते थे। और महाराष्ट्र से बहुत पत्र आते थे मुझे, लातूर से और बुल्ढाना से बहुत सारे पत्र आते थे वहाँ से। तो उसमें फूल रखे हुए आते थे। प्रेम पत्र तो नहीं आया कभी आपके नाम से? नहीं, आकाशवाणी के और आवाज के लिए प्रेम होगा शायद। कई बार तो श्रोता इतना भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वो आवाज से जुड़े होते हैं। आवाज से, लेकिन कुछ रिश्ता भी कर बैठते हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं हुई। आपके साथ नहीं हुई? नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कार्यक्रम में करती थी विविधा जी, और उसके श्रोता बहुत मतलब हर वर्ग के लोग थे और बहुत प्रेम से सुनते थे उस कार्यक्रम को। तो एक दिन एक हमारे दिव्यांग श्रोता थे, मतलब उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था। मैं पीछे खड़ी थी और वो आगे बैठे हुए थे, और उन्होंने हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे उनसे पूछा कि मुझे चंद्रिका जी से मिलना है, ऐसे करके कुछ पूछा। उन्होंने कहा वो अभी कार्यक्रम कर रही हैं। ये वार्तालाप मैंने नहीं सुना, ये मुझे बाद में बताया गया था। तो मैं एक फीचर बना रही थी। फीचर बनाते हुए मैं स्टूडियो से आई और मैंने कहा कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे, जो कवि हैं, जी हाँ, इतने बड़े कवि हैं, वो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते थे और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो उन्होंने मैं कुछ बोलती हुई आई कि वाजपेयी जी, वो ना घंटी की साउंड नहीं मिल रही है, कौन सी लगाऊं उसमें।
देखिए वो जो हमारे श्रोता थे, बिना पीछे देखे, मतलब बिना कुछ जाने, उन्होंने वाजपेयी जी की तरफ उन्मुख होकर एकदम से कहा कि ये चंद्रिका आई है। क्या बात है। आप सोचिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त कि कोई व्यक्ति आपको आवाज से इतना पहचान सकता है। तो वाजपेयी जी ने मुझे इशारा किया कि आओ। फिर उन्होंने मुझे मिलवाया उनसे और उन्होंने एकदम मेरा हाथ पकड़ा कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, मैं आपसे मिलना चाहता था। और सच में उस वक्त आंखों में आंसू आ गए कि इतना प्यार भी होता है श्रोताओं का। रेडियो श्रोता संघ बने होते थे पहले, जी, अभी भी हैं। अभी भी हैं, लेकिन उतने नहीं हैं। और इतना पत्र भेजते थे। अच्छा, आपने जब जापान में 3 साल जापान रेडियो में काम किया, फिर जब आप लौट करके आई आकाशवाणी दिल्ली में, तो उसका क्या लाभ मिला? कुछ यहाँ के हाँ। रेडियो ने कुछ जब मैं लौट के आई उसके बाद मुझसे यही सवाल हमारे महानिदेशक डीजी साहब थे, डॉक्टर बंदोपाध्याय। उन्होंने ये कहा कि देखो तुम वहां से रह के आई हो तो आकाशवाणी को इसका क्या लाभ है। तो मैंने कहा कि सर मैं कुछ नए प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने हम कुछ लोगों की एक मतलब कमेटी सी बना दी और उन्होंने कहा आपस में डिस्कस करके नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करो। तो फिर हमने कुछ न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम शुरू किए। हमारे एक सीनियर राजेंद्र चुग समाचार वाचक हैं, उन्होंने पब्लिक स्पीक का जिक्र किया, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट होता है वो कार्यक्रम। और आज सवेरे, परिक्रमा, पब्लिक स्पीक, इस तरह के प्रोग्राम फिर शुरू किए गए। तो एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि हाँ आप इतने बड़े एक रेडियो से काम करके आ रहे हैं, NHK से, तो लोग यहाँ आपको पहचान रहे हैं और मुझे नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। ये अच्छा लगा बहुत। नए बच्चे जो आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए बच्चे देखिए, जब आप पढ़ के जब आते हैं तो पढ़ाई एक अलग चीज़ है और अनुभव एक अलग चीज़ है। पढ़ाई में तो आपने पढ़ लिया सब कुछ, ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन जब आप करते रहेंगे तभी आप मजेंगे। ये नहीं कि आज आप सोचें कि मुझसे 30 साल पहले जो लोग जितने फेमस हुए, मैं एक ही दिन में इतना फेमस हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें टाइम तो चाहिए होता है, इसलिए लगातार मेहनत करनी चाहिए और लगातार, जिसे कहते हैं ना, रियाज करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हमारे ज़माने में हमने जो अपने बड़े न्यूज़ रीडर्स को देखा, वो लोग रियाज करते थे, मतलब बार बार शब्दों को देखेंगे, उच्चारण देखेंगे। सारा वक्त मैं देखती थी वो उच्चारण कोश देख रहे हैं और डिक्शनरी देख रहे हैं परफेक्शन के लिए। बिल्कुल। वो लोग बातें ये इन सब में यकीन नहीं करते थे। 24 घंटे कि इस सेंटेंस को कैसे लिखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्ध होगा, क्या अशुद्धि होगी। जो नई जनरेशन है, मुझे इसमें इस चीज की कमी लगती है। उनको थोड़ा बताना पड़ता है। पढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जबकि उनके पास पढ़ने के लिए सब साधन मौजूद है। देखिए, हम लोग जब एक प्रोग्राम करते थे तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, 4 घंटा मामूली बात है कि आज इस चीज़ पर प्रोग्राम करना है तो या फीचर बनाना, तो आराम से लाइब्रेरी में 4 घंटा बिताएंगे। इन लोगों के हाथ में लाइब्रेरी है, गूगल और AI ने कुछ है, काहिल बना दिया है। लेकिन ये लोग बच्चे जो हैं आजकल के करें तो बहुत, वो सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। नहीं, ये चीज गलत है। लगातार मेहनत करेंगे तो उसका उनको अच्छा परिणाम मिलेगा। चंद्रिका जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इतना वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। हमारे पास तो, आपके पास तो अनुभवों का खजाना है, लेकिन वक्त सीमित है, हमें एक दायरे में तो बदलना ही होगा। और आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, मुझे पुरानी यादों में ले जाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। वैसे तो एकदम से हम सारी चीजें याद करते नहीं है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल फिर ध्यान में मेरे आ गया कि ये 90 साल पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के, ये तो बहुत अच्छा अवसर है कि हमने आपसे बातचीत की। उस 90 साल को कैसे आप याद करेंगी? देखिए, 1927 में शुरू हुआ था बॉम्बे में प्रसारण सबसे पहले, और फिर आकाशवाणी नाम इसे बाद में दिया गया। लेकिन देखिए, हमारा जो प्रसारण भवन है, आप उसे देखेंगे कितना फैसिनेटिंग है। मुझे अपने प्रसारण भवन जैसी इमारत कोई लगती ही नहीं दिल्ली में। हाँ, मुझे एक राष्ट्रपति भवन साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और एक अपना आकाशवाणी बहुत ही सुंदर है। हाँ, इतना सुंदर है। और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं आपको बता रही हूँ, तो हम लोग ना सेंट्रल सेक्टर की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते थे, या साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी कभी कभी चले जाते थे। तो हम लोग
तब हमारे आकाशवाणी भवन के आगे बसेस जी डीटीसी जी की बस रास्ता जाती था थी वो, हाँ वहाँ पर और वहाँ बस स्टॉप भी था। हम बिना कारण 15 मिनट में अपनी सहेलियों के साथ सिर्फ आकाशवाणी भवन को निहारने के लिए बैठा करती इतना आपके मन में आकाशवाणी के प्रति लगाव था। थी। जी, जी जी जुनून था। जुनून था। और आप वहां पर फिर गईं। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. और सुनने वालों को, मेरे ख्याल से देखने वालों को अच्छा लगेगा कुछ यादें जो मैंने ताज़ा की हैं आपके जरिए। हमसे बातचीत कर रही थी देश की ख्यातिलब्ध समाचार वाचक, आकाशवाणी की बहुत ही दमदार शख्सियत, इनका लंबा कार्यकाल रहा है, देश भर में जानी जाती हैं। हम बातचीत करेंगे फिर किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।